नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे और उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए और इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है और इसका दशकों से इंतजार था। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भुगतभोगी रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों ने दशकों तक 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और देश को गुमराह किया। आज 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा के लिए गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लिया और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से कश्मीर की जनता को सराहा तो विपक्ष को ललकारा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद अब पहली बार कश्मीर खुली और आजाद हवा में सांस ले रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर और कश्मीरी युवा सरकार के प्राथमिक एजेंडे में शामिल है और अब सरकार यहां उन योजनाओं को लाने की तैयारी कर चुकी है जिनसे कश्मीर अभी तक अछूता रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। आज यहाँ जम्मू कश्मीर तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। श्रीनगर की धरती से पीएम मोदी ने विपक्ष को परिवारवाद पर एक बार फिर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवार हमेशा फायदा उठाते रहे हैं और कांग्रेस गुमराह करती रही है। अब परिवारवादियों को देश जवाब देगा। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जम्मू कश्मीर को कई सौगातें देकर बीजेपी यहां अपनी पैंठ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है और यहां विकास की बयार बहने शुरू हो गई है। युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया हो रहे हैं। इसकी एक तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब पीएम ने जम्मू कश्मीर के युवा उद्यमियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने एक शहद का बिजनेस करने वाले युवा और बेकरी का बिजनेस करने वाली एक युवती से बातचीत की। उन युवा उद्यमियों ने बताया कि किस तरह से सरकारी मदद से उन लोगों ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए 1,000 रुपए तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है। अब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर यहाँ की सियासत को और गर्मा दिया है।
बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का इनाम यहां की जनता देगी, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीट जीतकर एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका इनाम मिलेगा, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी लगा के बैठी है? इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। एडवोकेट अनायत अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है पीडीपी की, स्वागत है सर आपका। और अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि धारा 370 तो हटा दी और उसके बाद आप लोगों को उम्मीद है कि देखिए अब इसका इनाम वहां की आवाम आपको देगी। नौजवानों का सम्मान बढ़ा, घाटी में लोग खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है? उससे आपको क्या लग रहा है कि इतने ज्यादा लोगों को दिक्कत थी कि अब बिल्कुल ही बदलाव आ गया धारा 370 को हटाने के बाद? राजनीतिक लाभ या हानि की दृष्टि से देखना अन्याय हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और पूरे देश के साथ। जम्मू कश्मीर में जिस तरह का आतंक था और जिस तरीके से वहाँ की सियासत चल रही थी और वहाँ की जो राजनीतिक दल थे, कुछ घराने थे, 2 घराने थे, आपस में वहाँ की पूरी शक्तियों को केंद्रित करके रखे थे। अपराध का बोलबाला था, आतंकवाद का बोलबाला था। पाकिस्तान एक हिडन एक्टर था वहां पर, जो खुले रूप में वहां पे कई ऑपरेशन चला चुका है और जिसके प्रभाव में कश्मीरी युवा भी थे। वही बुरहान वानी जिसके मरने के बाद, जिसके एसोसिएशन के बाद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुए, आंदोलन हुए, 89 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। वही बुरहान वानी के पिता आज भारत का झंडा लेकर के भारत माता की जय बोल रहे हैं। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर यह परिवर्तन हुआ है। 370 के बाद कश्मीर की जो मूल आत्मा है वो उसमें चेतना आई है और वो भारत की भूमि के साथ जुड़ना शुरू किया है। सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप से, हर दृष्टि से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव जैसे सनातन के समय से था, पुरातन समय से था, उस तरीके से होता चला जा रहा है और वहां के लोगों के मुख से ये सुनने में आ रहा है। और यही नहीं, जो वहां के मूल कश्मीरी पंडित थे, जिनका एक्सोडस हुआ, जिनको वहां से भगाया गया, उनके लिए भी सरकारी योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव धरातल पर आया। उनको नौकरियों में स्थान मिला। यहाँ तक कि जो ग्राउंड सपोर्टर हुआ करते थे, जो ऐसे वर्कर होते थे, जो स्लीपर सेल्स होते थे, जो अलगाववाद में सहयोग करते थे कहीं न कहीं, आज उनको चिन्हित करके अंदर किया गया, डाला गया। जो अलगाववादी नेता थे, यासीन मलिक जैसे लोग, जो सरकारी वरदहस्त जिनको प्राप्त हुआ करता था, प्रधानमंत्री के ड्राइंग रूम में बैठ करके जो लंच डिनर किया करते थे, ऐसे लोग सलाखों के पीछे हैं। जो सेना को मारा करते थे, ऐसे लोग सलाखों के पीछे हैं। तो एक तरफ विकास की गंगा बह रही है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक आजादी की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है और तीसरी तरफ भारत की जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक लगाव बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण 1.5 करोड़ से आसपास टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं। उसमें एक सब्सटेंशियल परिवर्तन आया है, एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिशा में बढ़ता हुआ केंद्र सरकार का कदम है। और 370 धारा हटने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। आप सिर्फ लॉ की दृष्टि से देख लीजिए तो ऐसे ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में। रतन जी, आपको क्यों नहीं दिखता वो बड़े पैमाने पर परिवर्तन? ये तो कह रहे विकास की गंगा हमने बहा दी, वहां पर जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री कुछ उद्यमियों से भी मिले, उन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से उनकी मदद सरकार ने की है, उनका किस तरह से रोजगार आगे बढ़ा है, उनका किस तरह से कारोबार आगे बढ़ा है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये विरोध करने के लिए विरोध है कि धारा 370 हटी तो उसका विरोध किया? जी, ये तो कह रहे इतना बेहतर काम हो गया जम्मू कश्मीर की, तो पूरी तस्वीर बदल के हमने रख दी। आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? सबसे पहले मैं नमस्ते करता हूँ आपका। देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि हमने विकास की गंगा बहा दी। कांग्रेस पार्टी और मैं, हम दोनों मिलकर चार्ज लेकर इनके विकास को खोज रहे हैं, लेकिन इनका विकास नहीं मिल रहा है। आप देखिए ना कि यही प्रधानमंत्री 8000 करोड़ के एरोप्लेन से 20 राज्यों का चुनावी दौरा कर रहे हैं।
लेकिन उसी 8,000 करोड़ के एरोप्लेन को लेकर मणिपुर चेक नहीं कर रहे हैं। और यह बोल रहे हैं हमने विकास की गंगा बहा दी। अरे विकास की गंगा बहा देते तो सड़क पे युवा रोजगार के लिए आंदोलन नहीं करते, किसान अपने लिए आज सड़क पे नहीं होता, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है आप देख रहे हैं कानपुर में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं उससे आऊंगा। आप कानपुर पे देखिए, देखो जम्मू कश्मीर बात कानपुर की भी करेंगे ना, जम्मू कश्मीर की करिए ना पहले कि धारा 370 को हटाने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि उसका उतना परिवर्तन हुआ है जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर कल इससे अच्छी स्थिति में होता था, आज इससे बुरी स्थिति में होता था। एक कश्मीर पंडितों का जिक्र कर रहे थे, जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, जब नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का उनको समर्थन था। आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री अपना झूठ का छिठेरा और झूठ का पुलिंदा बांट रहे हैं, और बाकी जम्मू कश्मीर आने वाले चुनाव में वह तय कर देगा कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है तो भाजपा को वहां पे सीट मिलेगी, अगर भाजपा को सीट नहीं मिलती है तो मान के चलिए जम्मू कश्मीर के लोग भी दुखी हैं प्रधानमंत्री से। ठीक है, चलिए अनायत जी का रुख कर लेते हैं। अनायत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अनायत जी तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटें जम्मू कश्मीर की हमारी है, क्योंकि हमने इतना बेहतर वहां पर काम किया है कि धारा 370 को जब से निरस्त किया तब से वहां पर विकास बहुत ज्यादा हुआ है। वहां की जनता जानती है, वहां के युवा जानते हैं, वहां की महिलाएं जानती हैं, वहां के बाकी लोग जानते हैं कि आखिर किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया है, योजनाओं को वहां तक जनता तक पहुंचाया गया है। कह रहे 5 सीटें हैं तो पांचों की पांचों हमारे खाते में जाने वाली है। ये तो खैर मतलब किसी को आदमी को हम सपने देखने से रोक नहीं सकते हैं। तो दे आर विद इन देयर राइट्स कि वो अच्छे सपने देख के अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक इनका ये कहना है कि भाई विदाउट इंडल्जिंग की जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गई उसके ऊपर बात किए बगैर मैं सिर्फ ये एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो 5 अगस्त 2019 से पहले बीजेपी सरकार को रोक रही थी, वो सारे स्कीमें, वो सारा पैसा खर्च करने से, जो ये अभी दावा कर रहे हैं कि हमने खर्च किया नहीं, खर्च करने जा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वहां पे हम लोग फिस्कल डिफिसिट में चल रहे हैं। और ये सारी जो आज की डेट में जो पहले ही प्रोजेक्ट्स कॉन्सेप्चुअलाइज किए गए थे प्रायर टू अगस्त 5, 2019, और चूंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं और उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम तो होता है, पहले तो उनको कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाता है, फिर एक उसको फॉर्मली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसके बाद फाइनलाइज होके उनको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आ जाते हैं, और इसको जो ऑफिशियल लेवल पे प्रोसेसिंग लेवल में इसमें समय लग जाता है। तो इसलिए ये मैं नहीं कहूंगा कि इट इज एन समथिंग जो ऐसी चीज है कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है। ये सारी सेंट्रल प्लानिंग होती है, ऑलरेडी उसमें बजट एलोकेशंस होते हैं, उसके लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन सिर्फ मैं अब यही बात कहूंगा कि एक सवाल मैं पूछूंगा, वो सिर्फ इस छोटे सवाल का जवाब दें, परिवारवाद हुआ या नहीं हुआ। परिवारवाद तो है, आपको तो परिवारवाद दिखेगा। हमारे जो अजय जो हमारे ठीक है, मैं उस पे आती हूँ, परिवारवाद का भी जिक्र हुआ, मैं आऊंगी उस पे, आऊंगी। इससे पहले मैं गौरव जी का रुख कर लेती हूँ। गौरव जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, 2019 से पहले कौन मना कर रहा था कि वहाँ पर विकास मत करिए, या केंद्र सरकार वहाँ पे विकास नहीं कर सकती? बिल्कुल नेहा जी, देखिए इसका एक सबसे सीधा उदाहरण देखिए, 2019 के पहले ऐसे 60 लाख से ज्यादा लोग थे जो 1970 के बाद से वहां के मूल नागरिक ही नहीं बन पाए, वहां की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। ऐसे लगभग 830 कानून थे जो केंद्र सरकार के थे, जो सभी राज्य उसका लाभ उठाते थे, उससे जम्मू कश्मीर वंचित रहता था। ऐसे 60 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। ये जो कानून बता रहे हैं, ऐसे गांव में जिन्होंने ईंट नहीं रखे थे रास्तों पर, वहाँ सीमेंटेड रोड बना दिए गए। जो विधायकों को जो निधि जाती थी उससे ज्यादा निधि आज सरपंचों को जाती है। विकास खुले रूप में वहाँ देखा जा सकता है। आज 11 नेशनल हाईवे ऑपरेशनल है जम्मू कश्मीर में, टनल्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, IIM, IIT, 7 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आप बताइए, ये सब तो पहले भी हो सकता था, ये 2019 से पहले क्यों नहीं हुआ? 2019 के पहले 30,000 लोग क्यों मार दिए गए वहां पर?
आज स्टोन पेल्टिंग की 2023 में एक भी घटना नहीं हुई है, हड़ताल की एक भी घटना नहीं हुई। आप बताइए कि आखिर कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? ठीक है अनाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनाज जी करती थी, क्या कहना चाह रहे हैं? आप रखिए अपनी बात। मैं आतंकवादी और इनके सुरक्षा बलों की एक सेकंड झड़प होती है, मुझे बोलते एक भी घटना नहीं हुई है। हाँ जी, अनाज जी कुछ कह रहे थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ये बोल रहे थे कि 216 या ऐसे कुछ करके हमारे केंद्र के यहाँ पे जो सेंट्रल लॉज थे, जिनका जो J&K के जी स्टेट सब्जेक्ट है उसका बेनिफिट नहीं ले पा रही थी। तो मुझे एक ऐसा सेंट्रल एक्ट बताएं जिसका हम लाभ नहीं ले पा रहे थे, जरा इनसे पूछिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि उसके बाद इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो गए, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स का नाम दिया। शायद उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे देश में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट NHPC वो कब बना है, और अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ऐसे डेवलपमेंट्स वर्क्स के उसमें कोई रुकावट होती 370 की, तो इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे नहीं होते, स्कीम्स यहाँ पे नहीं होता, NHPC यहाँ पे नहीं होते, और बड़े बड़े सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम्स के यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, सेंट्रल स्कीम्स के ऑपरेशंस होते तो वो यहाँ पे नहीं होते। तो और तो फिर क्यों हटाया गया? ये आपको क्या लगता है कि क्यों हटाया गया? नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि विदाउट इंडल्जिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रीअरेंजमेंट हुआ वो क्यों बदलाया गया, बिकॉज इट वाज इन द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑफ द बीजेपी। ये इसलिए नहीं उठाया गया कि वो उस समय उनके 3 ही चीजें थी मुद्दा। आप देखिए, फ्रॉम द बेसिक, द फंडामेंटल जो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें था। ठीक है गौरव जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं रतन जी का रुख करती हूँ और अनिल जी का भी रुख करूंगी, जल्दी से। देखिए, इनकी जानकारी के लिए बता दें, 2019 तक पिछले 70 वर्षों में सिर्फ 28,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ था, और 2019 के बाद 80,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट की घोषणा जो केंद्र सरकार ने की। तो धारा 370 कहाँ रोक रही थी सर इन्वेस्टमेंट करने से? ये सवाल है ना कि धारा 370 कहाँ रोक रही थी? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके पहले क्यों नहीं हो पाया? और जो इन्वेस्टमेंट होता भी था वो पिछले दरवाजे से पाकिस्तान तक कैसे पहुंच जाता था, आतंकवादियों तक कैसे पहुंच जाता था? वहां पर ईमान जैसा ग्रुप आज इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? 2019 से पहले जवाब दीजिए, क्यों जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया? सवाल इस बात को लेकर है ना, 70 साल तक तो सरकार आपकी रही, फिर जम्मू कश्मीर में वो डेवलपमेंट क्यों नहीं? अगर आप कहते हैं कि धारा 370 कोई रोक नहीं रही थी डेवलपमेंट करने से, तो वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार जब रही, UPA 1 हो या UPA 2, हमने जम्मू कश्मीर का हमेशा साथ दिया। जम्मू कश्मीर में जितनी आवश्यकता होती थी फंड की, हमने फंड देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती रही, लेकिन लगातार राजनीतिक रोटियां वो तो कह रहे ना फंड चले गया था, पाकिस्तान जाता था वो फंड। अरे कहा थी ये, इनको तो पाकिस्तानी याद आता है हमेशा। मैं तो इनको कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 270 धारा खत्म हो गई, जनवरी में हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 7 फरवरी को पंजाब का मजदूर भी मारा गया आतंकवादी घटना में। लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लगातार हमारे लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जब फंसती हुई नजर आती है तो गांधी परिवार और पाकिस्तान को लाके बीच में खड़ा कर देती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब 370 धारा तो आपने हटा दी, तो अब कश्मीर में क्या बदला? क्या प्रधानमंत्री जी ये प्रचार प्रसार करते रहेंगे कि कश्मीरियों का भी उत्थान होगा, कश्मीरियों के लिए भी कुछ बड़े वादे जो आपने किए थे वो पूरे होंगे? हमारा ये सवाल है। ठीक है अनिल जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परिवर्तन कितना हुआ, बदलाव कितना हुआ धारा 370 के हटने के बाद? देखिए, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आतंकवादी घटनाएं थी उसमें कमी आई है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि उस स्तर पर परिवर्तन हुआ जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का ताल्लुक है, अनिल जी से सवाल है, मैं आती हूँ। सॉरी नया जी, मैं भी तीनों साथियों को सुन रहा था। मैंने तीनों की बात सुन के आपको एक दृश्य वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये तीनों साथी भी सुनेंगे, इनको भी समझ में आएगा कि ये सच है झूठ है। अगर झूठ कह रहा हूँ तो ये भी बता सकते हैं। कभी एक जमाना था जब लाल चौक पे एक बार तिरंगा एक व्यक्ति को फहराना हो तो उसको कम से कम 1000 तो जवानों की सिक्योरिटी चाहिए होती थी कि आपको वहाँ तिरंगा फहराना है
तो आपको 1000 जवानों की सिक्योरिटी चाहिए। आपको याद होगा मुरली मनोहर जोशी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी की उसकी टीम में थे, तो उनको कैसे ले जाया गया था और कैसे फहराया था। आज वहाँ हजारों तिरंगे फहरा रहे बिना किसी एक भी पुलिस बल की सिक्योरिटी के। ये फर्क आया धारा 370 के निष्पादन के। पहले दोपहर के शाम को 6 बजे बाजार बंद हो जाते थे, लोग अपने घरों में अपने होटलों में कैद हो जाते थे। आज वहाँ पे 12 बजे तक बाजार चलता है, कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। ये फर्क आया है। पत्थरबाजी आपने खुद कहा है कम हुआ है। आप बताइए पर्यटन कितना बढ़ा है, ये आंकड़े सबके सामने है। और इससे भी बड़ा बदलाव आज हालत ये है, पीओके के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें भी भारत में मिला दो, बॉर्डर खोल दो, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ये एक बड़ा बदलाव आया धारा 370 खत्म होने के बाद। आप विकास की बात तो चलो जो भी आंकड़े ये देंगे, मैं जो भी बोलूंगा इनको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आप इतना तो पक्का बताइए, ये तो हुआ है ना कि धारा 370 जब थी तो लोग विकास क्यों नहीं कर पा रहे थे। भी पहले ने बोला क्या रोक रहा था। आप मुझे बताइए कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा बड़ा इंडस्ट्रीज जहाँ वहाँ पे एक ही जमीन आप खरीद नहीं सकते, वहाँ क्या आप निवासी बन नहीं सकते, आप वहाँ पे हमेशा मेहमानों की तरह रहेंगे, ऐसा रिस्क कौन लेगा और क्यों लेगा। ठीक है। और धारा 370 इतनी अच्छी थी किसी स्टेट के लिए, तो भारत की हर स्टेट को धारा 370 में डाल दो। अगर धारा 370 अनायत जी देखिए कह रहे हैं, देखिए इतना परिवर्तन आया है, जो हालात बदले हैं, जो तस्वीरें बदली है, और क्या लाल चौक पर पहले तिरंगा फहराया जा सकता था ऐसे जैसे अब जो स्थिति है? ये परिवर्तन नहीं तो और क्या है? इसे परिवर्तन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अनायत जी जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले अनिल जी कर रहे थे, देखिए उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ और सवाल उस बात को लेकर ही कि देखिए तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पहले हिम्मत थी क्या लाल चौक पर जाके तिरंगा फहराने की, अब फहरा रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। हिम्मत की बात कर रहे हैं, जिस हिम्मत और हौसले की बात कर रहे हैं, ये हिम्मत और हौसला बीजेपी का नहीं है, ये हिम्मत और हौसला यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का है, जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत करके कुर्बानियां देके, उन कुर्बानियों के बलबूते पे आज जो आप देख रहे हैं, जिस चेंज की बात कर रहे हैं, वो चेंज आई है। शायद उनको याद नहीं है जब यहाँ पे फोर्सेस तो पहले से लगी है ना सर, आज से फोर्सेस लगी है क्या, या 2019 की बात से बदल गई? मैं उसी पे आ रहा हूँ जब यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे मिस्टर जगमोहन, तो उस समय भी जो एनडीए की सरकार थी उस समय के हालात थे, क्योंकि एक प्रोसेस है। तो वही तो कह रहे हैं कि पहले धारा 370 थी ना, अब धारा 370 नहीं है, इसलिए ये हालात है। उसके लिए कुछ नहीं था, उसके धारा 70 पहले बोला था कि इन्होंने जो बोला था, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मेरा सवाल से ये है, पहले कश्मीर के लोग, घाटी के लोग हमेशा ये कहते हैं हमें आजाद कश्मीर के लिए हमें पाकिस्तान के साथ जाना है कि अब उल्टी गंगा बह रही है, अब पाकिस्तान कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत से कश्मीर के साथ जाना है। ये हुआ या नहीं हुआ? रुकावट थी वो थी दफा 370, ऐसा कुछ नहीं था। आज की डेट में जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितनी डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट काम एक प्रोसेस है जो पहले भी हो सकते थे, और चूंकि वहाँ पे नहीं हुए ना सर, वही तो एक सवाल है कि पहले भी हो सकते थे लेकिन नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा। अभी तो देखिए अनिल जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि पहले अगर ये आवाज उठती थी कि हमें पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान में हमें मिला दो, लेकिन अब ये आवाज उठती है पाकिस्तान से, पीओके से, कि अब हमें हिंदुस्तान में मिला दो। तो अब सवाल इस बात को लेकर है ना कि ये बदलाव नहीं तो उसे और क्या कहेंगे सर? वो वहाँ पे एक पॉलिटिकल ओपिनियन है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि कश्मीर आने से पहले, श्रीनगर आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो थे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट दिखाया। उससे पहले वो थे तमिलनाडु में, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। उससे पहले थे कर्नाटका में, कितना इन्वेस्टमेंट, तेलंगाना में, इट्स ए प्रोसेस, बजट एलोकेशन का प्रोसेस है। और आज की डेट में वो बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं। आप देखिए क्या इससे पहले हमारा बजट होता कितना था पूरे स्टेट्स के लिए, इन डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कितने एलोकेशन ऑफ फंड्स होते थे बजट में, उस हिसाब से स्पेंडिंग होती थी। आज की डेट में 2014 से पहले सर कितना हुआ इन्वेस्टमेंट बताइए ना जम्मू कश्मीर में? 2014 से पहले या 2014 के बाद एनडीए 2014 से पहले बताइए ना। एनडीए और अगर हुआ तो कितना बदलाव आया उससे? एनडीए फर्स्ट में कितना टोटल बजट था, एनडीए सेकंड में कितना टोटल बजट था, उसमें हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया में कितना बजट था, मेडिकल के लिए कितना बजट था, तो अकॉर्डिंगली उसका प्रोपोर्शनेट हमें जेएंडके के लिए मिला। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने नहीं किया। और अब चूंकि और उसके लिए ये सारे काम करने के लिए, इन सारे कामों को दोहराने के लिए आप देखिए कि वक्त कौन सा चुना गया। कौन सा वक्त चुना गया? वो वक्त चुना गया कि जब यहाँ के
अपने इलेक्शंस में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा हुआ है और आप देखिए कि कहां से हमारे मोदी जी ने ये सारा समय निकाल के अपने ऑफिस से एक रैली शुरू कर दी। ठीक पूरे है, अपने देखिए डेवलपमेंट टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं गौरव जी, ये कह रहे हैं कि देखिए टाइमिंग ये ऐसी है कि अगर 6,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देनी है तो लोकसभा चुनाव से एन पहले, ताकि उसका सीधे सीधा फायदा 24 के चुनाव में मिल पाए, इस लोकसभा चुनाव में मिले। नेहा जी, चुनाव आ गए तो क्या डेवलपमेंट के काम रोक देने चाहिए? क्या उस दिशा में देश को नहीं बढ़ना चाहिए? पॉलिसी पैरालाइज हो जाना चाहिए, गवर्नेंस पावर पैरालाइज हो जाना चाहिए? ये कैसा तर्क है? ये तो समझ के बाहर है। और वो भी ऐसे प्रदेश जो हाईली टेंस एरिया रहा हो, आतंकवाद से ग्रसित रहा हो, जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि रही है वहां के विकास को लेकर के। आप चाहे जिस क्षेत्र का भी विकास ले, देखिए पीडीपी के यहाँ पर स्पोक्सपर्सन बैठे हुए हैं, इन्हीं की नेता महबूबा जी कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और जैसा मैंने कहा बुरहान वानी के पिताजी तिरंगा उठा करके भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये परिवर्तन इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज 115 मंदिरों का जीर्णोद्धार वहां पर हो रहा है। ग्रेटर रिलीजियस सर्किट के साथ देश के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा जा रहा है। 160 आतंकवाद की घटनाओं में लगाम लग गई क्या? अब नहीं हो रही? बिल्कुल टारगेट किलिंग नहीं हो रही है क्या सर? देखिए, पाकिस्तान की हरकतों पर बाज जरूर लगा, उस पर कश्मीरी पंडितों को वापस आप कह रहे हैं नहीं पुनर्विस्थापन उनका हो रहा है, लेकिन सर वो तो अपने आप को डरा सा महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें चुन चुन कर हम पे निशाना लगाया जा रहा है, हम कैसे वहां पर बस जाएं? देखिए, टारगेट किलिंग कश्मीर में हुआ है, 2019 के बाद भी हुआ है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन उनके साथ भी वैसा ही सुलूक हुआ है। सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन में सपोर्ट करते थे। ऐसे स्लीपर सेल चुन चुन करके अंदर किए गए हैं। ऐसे कर्मचारी सरकारी विभागों में जो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, विचारधारा का समर्थन करते थे, अलगाववाद का समर्थन करते थे, उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको नौकरियों से हटा दिया गया है। तो एक क्लींजिंग प्रोसेस पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसका परिणाम मिल रहा है कि आज आम नागरिक खुलकर लाल चौक पर बोल रहा है, अपने गांवों में बोल रहा है। नेहा जी, मुझे तो खुद का अनुभव है। मैंने तो डोडा में, बारामूला में टेलीफोन से वहाँ की छोटी छोटी सभाओं से बात की है, वहाँ के नेताओं से बात की है। हमारे नेता की हत्या की गई, वहाँ किसान मोर्चा के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, एक जिलाध्यक्ष की। मैं पहले भी जाता रहा हूँ जम्मू कश्मीर, और 2019 के बाद भी गया हूँ। बहुत व्यापक परिवर्तन आया है। आज जम्मू कश्मीर की बेटियां, अब विपक्षी पार्टियों को तो दिख नहीं रहा, वो तो कह रहे पॉलिटिकल नहीं, ये तो कह रहे पॉलिटिकल एंगल से परिवर्तन आया होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं, ये तो दिन को रात और रात को दिन कहने वाली बात है नेहा जी। आंकड़े भी बता रहे हैं, वहां की जनता स्वयं खुलकर कैमरों पर जो आती नहीं थी, वो कैमरों पर खुलकर बोल रही है। आप सरपंच देखिए, डीडीसी के चुनाव देखिए, बीडीसी के चुनाव देखिए, प्रधान के चुनाव देखिए, उन जो चुन करके आए हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा संवाद किए हैं, और विकास को केंद्र सरकार से जो बजट गया है उसका सीधे उनके गांवों तक रास्ता साफ हुआ है। 2 लाख ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बना दिए गए हैं। 12 लाख से अधिक लोगों को सिलेंडर दिए गए हैं। ये विकास दिखाई नहीं दे रहा है क्या है? और इस विकास को तो वहाँ की जनता खुद तस्दीक कर रही है। क्योंकि रतन जी देखिए, जब धारा 370 हटी थी तब कांग्रेस ही 2 खेपों में बटी हुई नजर आई थी, उसमें भी एक राय नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि देखिए कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस पर भी मुझे लगता है कि 2 राय होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो हर मुद्दे पे 2 राय होती है। देखिए नेहा जी, इन्होंने कहा 370 धारा हटने के बाद बहुत विकास हुआ। मैं तो इन्हें बार बार कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इन्हें कहता हूँ, प्रधानमंत्री यूपीए 1 यूपीए 2 की जो हमारी कार्य प्रणाली थी, वो जो विकास कार्यों की हमने शुरुआत की थी, उसकी स्पीड ब्रेकर बन के बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी। ये कहते हैं आतंकवादी घटनाएं नहीं घट रही है। मैं तो बार बार कहता हूँ, आए दिन आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में घट रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है तो पूरी तरीके से वही स्टेट में जाते हैं जहां पे इनकी दाल गलने वाली नहीं है। पीडीपी के ऊपर आरोप लगाएंगे, एनसी के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन यही लोग अगर इनके साथ आएंगे तो सरकार बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार बनाए भी थे, आप जानते भी हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। सरकार बनाने के लिए ये परिवारवाद से भी हाथ मिला लेते हैं, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला देते हैं, और कितना से बड़ा भ्रष्टाचारी हो अजीत पवार के जैसा, उसे उप मुख्यमंत्री बना के अपनी सरकार में शामिल कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी
इस देश की युवाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और आने वाले समय में आप देखना जम्मू कश्मीर में जब परिणाम आएंगे, बताइए जब धारा 370 हटी थी तो कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी या नहीं बटी थी, बताइए। बिल्कुल नहीं बटी थी। देखिए जम्मू कश्मीर 370 धारा जब हट रही थी, ठीक है, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय अगर लेना है तो सदन के अंदर उसकी चर्चा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे नोटबंदी हो, चाहे 370 धारा हो, वो किसी भी मुद्दे में सदन के अंदर चर्चा नहीं कराती। घमंडिया सरकार है, अपने घमंड में दूर है। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा, कई नेताओं ने खुलकर बोला था कि हम इसके पक्ष में हैं, जीत पाए, धारा 370 के पक्ष में हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना, को तो उसको हटाया जाना चाहिए। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि यह 370 धारा आने वाले समय में घिसते घिसते अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है, इसको अमित शाह ने कोट किया था सदन के अंदर, ये भी सच्चाई है। लेकिन ठीक है, हम तो इसका समर्थन आज भी कर रहे हैं। कितनी घिसी थी? हम तो नेहा जी बार बार कह रहे हैं। नहीं, इतने सालों में कितने घिसी, बताइए ना। ठीक है, आज समय की मांग थी, जम्मू कश्मीर की मांग थी, हटने के बाद मैं चाहता हूँ विकास हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, युवाओं का भला हो। वहाँ पे जो घाटी में, जम्मू कश्मीर के घाटी में रह रहे हैं, जिनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रधानमंत्री मोदी की है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या नहीं लगता कि देखिए राजनीति से परे हटकर अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। कहीं पर दिक्कतें हैं तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठाने चाहिए, लेकिन अगर काम अच्छा हो रहा है तो सराहना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मैं मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के अच्छे काम है तो उसकी सराहना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल करती है। हाँ। लेकिन आप देखिए ना, पुलवामा में अगर इतनी बड़ी घटना घटती है, उन जवानों के नाम पे वोट कौन मांगता है? एक काम बता दीजिए जिसकी सराहना की हो। कह रहे हैं ना, सराहना करते हैं जब वो काम करते हैं जमीन पे, सराहना करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा काम ही नहीं कर पाए कि जिसकी सराहना की जाए। पिछले 10 सालों में सिर्फ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किए हैं, सिर्फ झूठ बोले हैं, युवाओं और महिलाओं को धोखा देने का काम किया है, किसान आज सड़कों पर उतरा है। तो प्रधानमंत्री ने 10 सालों तक इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपने उद्योगपतियों का भला किया है, उनके कर्जे माफ किए हैं, प्रचार करने में व्यस्त है। लेकिन नहीं अनिल जी, राम मंदिर बनना ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के तौर पर मत देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद बना है। कांग्रेस वाले लोग तो यही बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम है ये। अरे हम उसका स्वागत करते हैं अनिल जी, हम उसका स्वागत करते हैं, मंदिर का स्वागत करते हैं। ये हमारा सपना पूरा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का सपना पूरा हुआ है। नहीं, अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं हम। नहीं, लेकिन आज जब बात धारा 370 की हो रही है और जम्मू कश्मीर की हो रही है तो सवाल इस बात को लेकर कि आखिर कितना बदलाव हुआ। ऐसे में गौरव जी, मैं एक बदलाव बताता हूँ जी, बताइए। मैं एक बदलाव बताता हूँ। वहाँ के वक्फ बोर्ड पे पहली बार एक महिला डॉक्टर अंद्राबी नियुक्त हुई। आप मुझे बताइए, धारा 370 के रहते ये संभव था? अब वहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों में अभी जिसका प्रधानमंत्री जी ने आज जो उसका बजट किया है उसमें हजरत बल भी शामिल है, जिसका वहाँ पे विकास होना है। और हजरत बल भी पहले क्या हाल होता था, आतंकवादी घटना करके वहाँ छुपते थे, शरण लेते थे। ये एक बड़ा बदलाव है। ठीक है, नहीं चलिए मैं अनायत जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बताता हूँ जो विनायक जी मानेंगे। आप मुझे बता दिए 2019 से पहले और जमीन का रेट क्या थे श्रीनगर में, और आज जमीनों का रेट क्या है? हाँ, ठीक है। देखिए परिवर्तन कितना हुआ धारा 370 के हटने के बाद से। लेकिन अनायत जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए धारा 370 हटाई तो इससे बाकी पार्टियों को दिक्कत क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही जी बदलाव हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा, दिक्कत क्या थी इससे? अगर हट गई तो क्या दिक्कत? देखिए, मैं इसमें फिर एक बार यही कहूंगा कि ये सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात है। तो जहां तक उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, जो उस समय मतलब अप्रोप्रिएट था, जो होना चाहिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बनाया गया। और आज की डेट में जो चीज रिलेवेंट है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसी सिचुएशन वही बने रहे हमेशा आने वाले दिनों के लिए। तो आज की डेट में नेहरू जी को ये दोष देना चाहिए, तो पॉलिटिकल एजेंडा आप लोग नहीं बनाते थे क्या? जब हटाने की बात चल रही थी तब ये नहीं कहा जा रहा था क्या कि हाथ लगाइए खून की गंगा बह जाएगी, हाथ लगाइए खून निकलेगा? ये कौन कह रहा था? ये तो आप ही लोग कह रहे थे। खून की गंगा बहाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं सिर्फ जहां आपने खून की गंगा बहाने की बात की, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब वो 2016 में पहली बार NDA 1 में बोला था कि जो हमारे 135,000 करोड़ जो भी
रुपया हमारे देश से बाहर गए लोगों ने अपना फ्रॉड करके लिया गया है, उनमें सबको मैं देश में वापस ले आऊंगा। किस किस को वापस लेके आ गए वो? तो ये सब कानूनी जो नैरेटिव या रेट्रिक्स होते हैं, जो इलेक्टोरल रेट्रिक्स होते हैं, तो उसको किसी चीज के लिए देश नहीं बनाया जा सकता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमित शाह जी ने खुद बोला ये तो एक चुनावी भाषा होती है जो चुनाव में बोली जाती है। तो चुनावी भाषा है, चुनावी बातें होती हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आप बोलते हो तो चुनावी भाषा होती है, जब कोई दूसरा बोलता है तो उसको बात का बतंगड़ा बना देते हैं आप। 1 सेकेंड। और दूसरा, उन्होंने अभी ये भी कहा था कि नहीं जी, अगर दफा 370 नहीं होता, दफा 370 आज होता, तो शायद वो उन सारे लोगों को नागरिकता, सिटीजनशिप नहीं दे पाती जिनको वो देने की बात कर रहे हैं या जिनको देने का कॉन्टेम्पलेशन है। क्या मुझे बताइए कि आसाम में बीजेपी इतना झूठ बोलती थी तो आपने गठबंधन क्यों किया था? क्यों बनाई थी सरकार? मैं एक छोटी ऐड करना चाहता हूँ एक और, कि आसाम में कौन सा आर्टिकल 370 था जो वहाँ पे लोगों को आपने सिटीजनशिप नहीं दी? वेस्ट बंगाल में जो वाकई हमारे बंगाल से लोग आए हुए हैं, चाहे हिंदू है, जम्मू कश्मीर की बात करिए ना सर, मत जाइए उधर, लंबा चला जाएगा ना, हमारे पास वक्त की भी कमी है। लेकिन ये बताइए कि अगर बीजेपी के नेता झूठे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए झूठ बोलते हैं, चुनावी वायदे करते हैं, कहते हैं चुनावी भाषा थी, तो फिर ये आपको पहले नहीं पता था क्या? वेस्ट बंगाल में कौन सी रुकावट थी? आसाम में आपको कौन सी रुकावट है? आपको नॉर्थ ईस्ट में कौन सी रुकावट थी? तो इसलिए मैंने कहा कि 370 का पहले दुरुपयोग हो रहा था या नहीं हो रहा था, दैट इज डिबेटेबल। लेकिन आज की डेट में डेफिनेटली हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। गठबंधन क्यों किया था बताइए ना? गठबंधन क्यों किया था? गठबंधन इसलिए किया था, मैं आपको बताऊं कि कल अमित शाह जी ने बोला कि आप हमारे नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। और दूसरे नीतीश बाबू ने बोला कि मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये रात में बोला, और सुबह उन्होंने बीजेपी के सपोर्ट से ही सरकार बनाई। और ये गठबंधन इसलिए हुआ कि जब रात में अपना महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एज सीएम, बीजेपी सीएम, उनके सपोर्ट से शपथ ली रात में, और सुबह होके वो फिर एनसीपी में थे। पीडीपी के साथ गठबंधन, कहाँ नीतीश कुमार के पास पहुंच जाते हैं, फिर महाराष्ट्र चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करिए ना। रात को अजीत पवार एक देशद्रोही थे क्योंकि वो एनसीपी के साथ थे, और सुबह वही बन गए महाराष्ट्र में। देखो हमें ज्ञान देने वाले, हमारे राम राज्य की बात करने वाले, पहले हमें वो अच्छी बात नहीं, मुझे ये बताइए, ठीक है, देखें कि वो राम के आदेश पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो हमें सच की, अच्छे बुरे की सीख दे रहे हैं। आप हमको देखिए कि महाराष्ट्र में आपने किस चीज की सीख दी हमें, उत्तर प्रदेश में किस चीज की सीख दे रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल में किस चीज की सीख दे रहे हैं, तो आप उसके बाद बात करो ना। ठीक है। 370 के रहते जम्मू कश्मीर में ऐसा संभव था क्या? आप कौन सी चीज कहां से जोड़ रहे? अनिल जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी ठीक से, क्या कह रहे हैं आप? मेरे से कह रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार-बार असम की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा भारत का कौन सा निवासी है जिसको वहाँ जमीन खरीदने से रोका जा सकता है, वहाँ का वोटर बनने से रोका जा सकता है, वहाँ का एमएलए एमपी बनने से रोका जा सकता है, वहाँ पे कुछ भी करने से रोका, कोई रोक नहीं है। वहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश से जो आए हैं लोग, घुसपैठिए हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जा रही, उसकी चर्चा है। आप बताओ भारत के लोगों का बांग्लादेश के घुसपैठियों से एक जैसा कैसे मिलान कर सकते हैं? ये कौन सी बात कहाँ से मिला रहे? ठीक है गौरव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर, देखिए प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा, तो परिवारवाद तो सर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? देखिए, परिवारवाद की परिभाषा बिल्कुल अलग है। इस तरीके से अगर आप कोई देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता का बेटा अगर राजनीति कर रहा है उस पार्टी में, तो इस बात की गारंटी नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा या प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही बनेगा। लेकिन जो परिवारवाद है, वो परिवारवाद लोकतंत्र की सारी शक्तियों को अपने परिवार में ही समाहित कर लेता है। गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, ये जो परिवार है उसमें उन्हीं के जाति के किसी भी गरीब घर का पैदा हुआ बेटा या बेटी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता, वो उनकी बपौती हो जाती है। और इस व्यवस्था ने इस देश का बहुत नुकसान किया है, और इस व्यवस्था को ही भारत की जनता ने नकारा है। इसलिए लगातार परिवारवाद और जातिवाद के विरुद्ध वोट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। ठीक है। जम्मू कश्मीर इसका सबसे जीवंत उदाहरण रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण रहा है कि सिर्फ दो परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, और उनका रिमोट कंट्रोल हुर्रियत के पास होता था, और उनका आका
सप्लाई लाइन जो थी उसको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। और कैसे करती थी मैं उसको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वही यासीन मलिक जो हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों को मारता है जनवरी 1990 में, उस यासीन मलिक को प्रधानमंत्री जी गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके साथ बैठ करके डिनर करते हैं। और वो यासीन मलिक आज जेल के अंदर है। भाजपा और अन्य दलों में, विपक्षी दलों में ये अंतर है। राष्ट्र के साथ धोखा और गद्दारी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं ऐसे व्यवस्था को पनपाने का, फलाने फूलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे देश का कोई भी राज्य। ठीक है रतन जी, 10 सेकंड में जल्दी से बात करिए। अब देखिए, ये आतंकवादियों को कंधार छोड़ते हैं, ये पूरा देश जानता है। ये परिवारवाद की बात करते हैं, कैसी परिवारवाद की बात करते हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी का कोई पुत्र होता तो जाहिर सी बात है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता। तो अगर अमित शाह जी का पुत्र है, तो DCIC का सचिव है, एकनाथ शिंदे के सहयोगी है महाराष्ट्र में नेहा जी, उनके पुत्र सांसद है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए ना, निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है, इनके सहयोगी, उनके पुत्र प्रवीण निषाद सांसद है, एक पुत्र विधायक है। अनुप्रिया पटेल के पति कैबिनेट मंत्री है, वो खुद केंद्र में मंत्री है। परिवारवाद की बात अगर करते हैं तो पूरा का पूरा परिवारवाद नीचे से लेकर ऊपर तक इनके अंदर भरा हुआ है। अब लालू प्रसाद यादव जी ने प्रधानमंत्री के ऊपर परिवारवाद का ऐसा टिप्पणी क्या कर दी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवारवाद पे पूरा नैरेटिव सेट करने में लगे। लेकिन यह महंगाई पे, अभी जब से आपका सोच चल रहा है नेहा जी, यह न महंगाई पे बोल पाए, न बेरोजगारी पे बोल पाए, न तो किसानों पे बोल पाए, न तो महिलाओं सुरक्षा पे बोल पाए। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से प्रचार मंत्री की भूमिका में है, वो पूरा देश जानता है। और RSS का मुख्य पत्र ने साफ तौर पे लिख के दिया है, प्रधानमंत्री मोदी पे और हिंदुत्व के एजेंडे पे लगातार चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो इन लोगों को जमीन पे रहने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव जीतना चाहते हैं और आने वाले समय में देश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, ये तो परिवारवाद की बात हुई, वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन अनिल जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, वाकई देखिए, धारा 370 को भले ही निरस्त कर दिया गया हो, लेकिन लोगों के हृदय में परिवर्तन क्या हुआ है? वाकई हुआ है क्या? जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि लोगों की सोच, अब लोग तो वही हैं जिन्हें उकसाया जाता था, जिनसे पत्थरबाजी कराई जाती थी, जिनको कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता था। तो क्या उनके हृदय में भी परिवर्तन आया, उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आया है क्या? नेहा जी, ना सिर्फ उनके हृदय में परिवर्तन आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया, बल्कि उसको देखने वालों की, जो बाहर के लोगों, जो अंतर्राष्ट्रीय लोगों, उनके देखने के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी G20 की बैठक श्रीनगर में हुई। जो देश के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े देश थे, वो अधिकतर लोग, उनके प्रतिनिधि उस बैठक में थे। आप सोच सकते हैं धारा 370 के रहते ये बैठक हो सकती थी? अब मेरे को बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने वहाँ पे धारा 370 हटने के बाद वहाँ का माहौल को करीब से देखा कि नहीं देखा, वहाँ के लोगों से करीब से मिले कि नहीं मिले, वहाँ पे आतंकवाद की अगर घटना हो रही होती तो क्या वो खुले में वहाँ पे लोगों से मिल सकते थे? देखिए, जो बदलाव हो रहा है वो सबको दिख रहा है, सिवाय विपक्षी पार्टियों के। या तो वो देखना नहीं चाहता है या उनको दिख नहीं रहा है, उन्हें आंखें बंद कर रखी है। लेकिन वहाँ बदलाव सबको दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ पे परिवर्तन भी हो रहा है, वहाँ विकास भी हो रहा है, वहाँ के लोग जो बाहर तक बढ़ते कदम है, उसके कदम के साथ उस राज्य के लोगों के कदम भी अब तालमेल कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तकलीफ उन लोगों की है जिनकी दुकान बंद हो गई। अनायत जी, देखिए, ये तो सीधा कहा जा रहा है कि पहले जो पत्थरबाजी करते थे अब वो अपना खाने कमाने में लगे हैं, इसीलिए अब उनका जो माइंड है वो पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया। ये भी सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है उसका फायदा उन्हें सीधा मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहां पर जो कारोबार है वो लगाए जा रहे हैं, तमाम कंपनियां खोली जा रही है, विकास की गंगा वहां पर बहाने की बात की जा रही है। देखिए, पत्थरबाजी भी तो वही हुआ करते थे जो कश्मीर के थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं। तो अपना काम कर रहे हैं, रोजगार में लगे हुए हैं, रोजगार के जरिए वहां पर खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या ये युवाओं के विकास नहीं है? क्या ये युवाओं को आगे बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से नहीं की जा रही क्या? अनायत जी, इसमें एक साल और जोड़ दीजिए। सचिन जी वहाँ जाके वहाँ की गलियों में वहाँ के बच्चों का किसकर खेल रहे। अनायत जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रतन जी, आप बताइए। देखिए नेहा जी, आप देखिए ना, पिछले 10 सालों में भाजपा कहती है न आतंकवादी घटनाएं हुई, न तो पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही,
एनसी की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही, पत्थरबाजी होती थी? क्या अपनी सरकार होते हुए लोग पत्थरबाजी करवाते थे? या जब वही कृत्य करने ये वाले बताइए ना, लोग इतने सालों में क्या कोई ऐसा दिन जाता था जब पत्थरबाजी नहीं होती थी? ऐसा ये बताइए। आप देखिए ना, जो यही करने वाले आज सत्ता में हैं, तो क्या होगा? हमारे कांग्रेसी साथी को यही सब करने वाले आज सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जाके वहाँ पे पत्थरबाजी कराती थी, बिल्कुल करवाती थी। आज यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बैठे हुए हैं, न तो पत्थरबाजी हो रही है, न आतंकवादी घटनाएं हो रही है। पूरा पिक्चर साफ है। ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को मान रहे हैं कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई या खत्म हो गई, ये तो स्वतः ये मान रहे हैं। देखिए नेहा जी, स्वतः नहीं मांग रहे हैं। अगर यही नोटबंदी हमारी सरकार के समय हुई होती तो बैंकों के एटीएम जल गए होते और बैंकों के ब्रांच जल गए होते। और वही पीओके का जो क्षेत्र है 170 रुपए किलो चावल है, वहाँ भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच गए और कह रहे हैं कि मुझे भारत के अंदर विलय चाहिए, मुझे भी भारत में जोड़ ले, हम भारत का हिस्सा है। एजिटेशन हो रहा है पीओके में, बड़े पैमाने पर हो रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास को देख करके। हम ये नहीं मानते कि सिर्फ विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोग वोट कर देंगे, लेकिन हाँ, एक बात अवश्य वो खुल करके बोल रहे हैं कि ऐसा संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने सिर्फ हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर धकेला। पाकिस्तान का जो 2 पैक ऑपरेशन था, 2 पैक चलिए सर, कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीटों में से हो चुका था, ये जीतने की जो पूरी तरह से कश्मकश चल रही है, कौन कितनी सीटें जीत पाता है ये वाकई आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कोशिशें उसी की है और ये लड़ाई भी उसी की है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।